वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी एब्सेंट लगा दूंगा, इसलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो न्यू एडमिशन है। आज हम डीसी जनरेटर में पढ़ने वाले हैं भाग 3 के अंतर्गत ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन इसी से हम काउंट कर पाते हैं कि हमारा जनरेटर कैसे काम कर रहा है, कितने पे काम कर रहा है, कितना ईएमएफ वो हमें जनरेट करके दे रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि ईएमएफ काउंट करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसमें से फ्लक्स कितना कट हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को हमारा आर्मेचर कितने पे कट कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो समझने लायक है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे फैराडे साहब ने ये कहा है पहले तो कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रख के घुमाया जाए तो चालक पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो आज हम वही करके देख रहे हैं। ये मैंने सेगमेंट बनाए हुए हैं, ये 4 पोल डीसी जनरेटर का ढांचा है। ठीक है, 4 पोल डीसी जनरेटर का ढांचा है अपने पास, जिसमें कि आपने देखा होगा 2 मैंने एन लगा रखे हैं और 2 एस लगा रखे हैं। हमको पता है कि जो चुंबक होती है एन से एस, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं और एस की तरफ जाती हैं, दोनों तरफ ऐसे लगभग वृत्ताकार पथ में गमन करते हुए। तो इसी सिद्धांत में हम काम कर रहे हैं। जैसे कि ये मेरा एन जो है, एन से निकली चुंबकीय बल रेखाएं एस की तरफ गई और फिर एस से वापस एन की तरफ। यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, एन से निकली, एस की तरफ गई और एस से फिर वापस एन की तरफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ और चारों तरफ क्यों बनाया हुआ है। तो दोनों और चारों तरफ बनाने का कारण ये है दोस्त कि ये देखिए यहां से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ठीक है, तो आधी इस तरफ जाती हैं और आधी इस तरफ जाती हैं। मतलब ये कि अगर इसको मैं एन सिरा मानूं तो आधी चुंबकीय बल रेखाएं इधर चली गई और आधी चुंबकीय बल रेखाएं इधर चली गई। तो ले दे के टोटल चुंबकीय बल रेखाएं मान के चलो टोटल चुंबकीय फ्लक्स 5 है। ठीक है, और आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, मतलब इधर आया 5/2 और इधर आया 5/2। तो यहाँ पे एक्चुअल जो ये फ्लक्स हमको मिलता है, ये वाला, ये जो हमको मिलता है, ये मिलता है 5/2 और इधर भी जो मिलता है ये भी मिलता है 5/2। और ये जो है हमारे ये पोल पीस कहलाते हैं। ये वाला ये पोल पीस है, इसे हम बोल सकते हैं पोल पीस। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स है जो रेड से दिख रहा है, पूरा रेड से दिखाया मैंने चुंबकीय फ्लक्स को। ये जो बीच में ब्लैक सर्कल है ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर है और उसके अंदर जो आपको ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये आर्मेचर के अंदर चालक है। यानी कि आप कह सकते हो आर्मेचर के अंदर जो मैंने वाइंडिंग की है उसके चालक हैं ये। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि आर्मेचर का जो चालक है, यानी कि हमने इस स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक रखा है आर्मेचर पे, वो कितना चुंबकीय फ्लक्स कट कर रहा है और एक चालक पे कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो हम ये देखें, अगर हमको एक चालक पे जनरेट हुआ ईएमएफ मिल जाएगा तो हम उससे ये पता करेंगे हमारे टोटल चालक कितने हैं। टोटल चालक कितने हैं उससे हम ये काउंट कर लेंगे कि टोटल आर्मेचर पे हमें कितना ईएमएफ जनरेट होके मिल रहा है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक चालक द्वारा पता करना पड़ेगा, जो कि हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहां पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए थे, जैसे कि ये वाला और ये वाला। तो इसमें आप देखो, ये प्लस का मतलब है कि धारा अंदर की ओर जा रही है और इसका मतलब है कि धारा अंदर से बाहर आ रही है। ये जो धारा जा रही है और धारा आ रही है का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में फ्लेमिंग साहब ने दिया है। फ्लेमिंग साहब का हमको याद होगा कि दाएं हाथ का और बाएं हाथ का जो नियम था ये वाला,
ये याद रखने में बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा कि कौन सा जनरेटर पे कौन सा मोटर पे काम करता है। तो हम सीधे अपने हाथ ऐसे करेंगे, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए। किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का सबसे बड़ी पोस्ट होती है जनरल मैनेजर, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएम, ठीक है। जैसे कि रेलवे में सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो जनरल मैनेजर की, जीएम की है, आप मान लीजिए। अच्छा, सबसे छोटी भी जीएम की है। तो दोनों हाथ ऐसे कर लिए, जीएम। तो सबसे पहले क्या आया, जी, फिर उसके बाद एम। तो दाएं हाथ में जी और बाएं हाथ में एम। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्त याद करने की कि कौन से हाथ का नियम किस मशीन पे लगता है। तो ऐसे किया, जी एम, तो ये हो गया जनरेटर के लिए और ये हो गया मोटर के लिए। मतलब फ्लेमिंग साहब के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में लगेगा और बाएं हाथ का नियम मोटर में लगेगा। तो अब हम देखते हैं इन तीन उंगली को पकड़ के, एफ बी आई, फोर्स यानी बल, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये आई मतलब करंट, एफ बी आई, वो जो मूवीज में दिखाते हैं फॉरेन की पुलिस, एफ बी आई, एफ बी आई। अब इन तीनों को आप ऐसे कर लीजिए, तो ये एफ, ये बी, ये आई, ठीक है। ऐसे हमको फ्लेमिंग के नियम को याद रखना। फ्लेमिंग साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी, इसे याद रखना। और इसी से हमारी जनरेटर और मोटर के घूमने की दिशा भी पता चलती है। जो मैंने बोला ना कि करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर से बाहर आ रहा है, तो उसी से हमें ये डिसाइड हो पाता है कि जो हमारा जनरेटर है वो क्लॉकवाइज घूमता है और जो हमारा मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जनरेटर क्लॉकवाइज, मोटर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जीएम, पहले आया कौन सा, जनरेटर, बाद में आया मोटर, जीएम, जनरेटर मोटर। तो जनरेटर क्लॉकवाइज, मोटर एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एक ट्रिक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं कि अब फॉर्मूला कैसे निकलता है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई या फिर बोल रहा हूं कि फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं टपकता है। हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं उस कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए। और हम सिर्फ उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अपने आप बनेगा। दोस्तों देखते जाना। हमें पता है कि जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो उसके समानांतर पथों में उत्पन्न ईएमएफ के समान होता है, ठीक है। तो पहले हमें ये पता करना उसमें समानांतर पथ कितने हैं। मेरे इस सेंटेंस को याद रखना कि आर्मेचर में समानांतर पथ कितने हैं ये हमको पता करना है और वो हम पता करेंगे। तब तक हम ये देखते हैं कि आर्मेचर का जो एक चालक है, मैंने बहुत सारे चालक बनाए थे उस चित्र में, एक चालक जो है वो कितना फ्लक्स कट करेगा। तो एक चालक बेसिकली जब एक पोल से गुजरेगा तो वो एक ही पोल का फ्लक्स कट करेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एक चालक द्वारा, इसका आर्मेचर के एक चालक द्वारा एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो कट करता है, तो उसे हम डिनोट करते हैं एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स को फाई इंटू पी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो एक चालक ने एक चक्कर में फ्लक्स काटा है वो तो ठीक है, मतलब एक बार में जो फ्लक्स काटेगा वो की बात कर रहे हैं। अब वही चालक उसी दौरान एक सेकंड में कितना फ्लक्स कट करेगा। एक चालक द्वारा प्रति सेकंड काटा गया फ्लक्स, ठीक है। प्रति सेकंड काटे गए फ्लक्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा फाइव इंटू पी इंटू एन बाई 60। एन बाई 60 की अपनी एक अलग कहानी है, समझिए। जो हम सेकंड की बात करते हैं या जो घूर्णन की बात करते हैं, रोटेशन की, तो वो हम लिखते हैं एन में,
और वो कहलाता है रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ एक छोटा n भी आता है जिसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन प्रति या पर सेकेंड। तो इससे इसका जो संबंध है कैपिटल N बराबर 60 इंटू स्मॉल n। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में 60 का गुणा करूंगा तब तो ये मिनट बनेगा। तो ये किस में आ जाता है, मिनट में, और ये किस में आ जाता है, सेकंड में। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल n बराबर लिखता हूं तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन 60, तो ये कहला जाता है प्रति सेकंड। यही लॉजिक है कि यहां पे मैंने प्रति सेकंड के लिए n/60 लिखा है, ये देखिए। ठीक है, n/60। तो इस पे ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। अब इसी को हम और आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो प्रति सेकंड काटा गया फ्लक्स है ये एक्चुअल में एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ है। तो हम फिर देखते हैं, एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ, इसकी वैल्यू सेम यही है। तो E इज इक्वल टू 5P N अपॉन 60। ये एक चालक का उत्पन्न ईएमएफ है। लेकिन बात यह है कि आर्मेचर में एक चालक तो है नहीं, आर्मेचर में कई चालक हैं। तो आर्मेचर में चालकों की संख्या को हम मानते हैं Z, कि Z नंबर ऑफ चालक हैं। N मान नहीं सकते क्योंकि N हमने आरपीएम को दे दिया है। ध्यान रखिए, ये शब्दावली आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ था। अब हम देख रहे हैं कि Z चालकों में उत्पन्न ईएमएफ, उसे भी हम डिनोट करेंगे E से, और हम लिखेंगे Z इंटू 5 इंटू P इंटू N/60। तो ये हमें एक एक्चुअल फॉर्मूला मिला कि मेरे पूरे आर्मेचर में, मशीन के पूरे आर्मेचर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, टोटल फ्लक्स कट करने के बाद। अब देखिए, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हमें इसे और आगे ले जाना, क्योंकि इतने में हम अभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक स्थिति अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें Z चालकों में उत्पन्न ईएमएफ मिला, और ईएमएफ को हम नापते किसमें, वोल्ट में। अब जो हमने आर्मेचर में चालक लगाए थे, ठीक है, ये जो हमने वाइंडिंग बनाई थी वो हमने किस तरीके से बनाई थी। तो जो हमें वाइंडिंग के बाद जो टर्मिनल मिल रहे हैं वो किस पे मिल रहे हैं, कम्यूटेटर पे, वही जाके कनेक्ट होंगे ये। और अगर ये कम्यूटेटर पे कनेक्ट हो रहे हैं तो कितने कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो चालक की वाइंडिंग हम आर्मेचर में करते हैं उन्हें किसी ना किसी क्रम में संयोजित करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके और हम गणना कर सके कि कितने चालक आए। तो हम उन्हें या तो सीरीज में कर सकते हैं या पैरेलल में कर सकते हैं, और कोई तीसरी विधि हमारे पास है नहीं कनेक्ट करने की। पूरे इलेक्ट्रिकल में या तो आप कोई चीज सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में, ये कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, तीसरी कंडीशन है ही नहीं। तो अगर जब हम समानांतर में पथों को संयोजित करते हैं तो हम उसे बोलते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितनी आप कॉइल बनाते हो उसका समानांतर पथ जाकर सीधे कम्यूटेटर के सेगमेंट पे कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए लैप वाइंडिंग में जो समानांतर पथों की संख्या होती है जो कम्यूटेटर पे जाती है, और समानांतर पथों की संख्या जिसे हम बोलते हैं ए क्या है, समानांतर पथों की
संख्या, समांतर पथों की संख्या। तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो P के बराबर होती है। P क्या है? ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या, ये P है। तो लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर P होता है, समझ गया? ये देखिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग क्या होती है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन या श्रेणी क्रम में। जब हम कॉइल्स को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर आप किसी चीज को संयोजित करेंगे तो पहले का ऋणात्मक सिरा दूसरे के धनात्मक से, फिर दूसरे का ऋणात्मक सिरा तीसरे के धनात्मक से, तो हमें सिर्फ शुरू में एक पॉइंट मिलता है और लास्ट में एक पॉइंट मिलता है। तो ले दे के हमें चालक फाइनल मिलते हैं 2। तो इसीलिए जब वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो इसमें समानांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि भाई श्रेणी में या तो आपको शुरू का पॉइंट मिलेगा एक और एक लास्ट वाला मिलेगा, बीच का पॉइंट आपको मिलने ही नहीं है। पॉइंट मतलब टर्मिनल से, ये आपको नहीं मिल रहे। तो ये कंडीशन हमने देखी कि लैप वाइंडिंग में हमें समानांतर पथों की संख्या कितनी मिल रही है? ध्रुवों की संख्या के बराबर। और वेव वाइंडिंग में कितनी मिल रही है? सिर्फ 2। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अब देखते हैं तो अब देखिए लैप वाइंडिंग के लिए उत्पन्न ईएमएफ E बराबर Z phi N P अपॉन 60A। अच्छा, A से हमने डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा Z था, ये Z को हमने लिया था कि चालकों की संख्या। तो चालकों की संख्या को हमको उसके समानांतर पथों से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल जो कम्यूटेटर पे हमें जो टर्मिनल मिल रहे हैं आर्मेचर की तरफ से वो कितने हैं, वो हमें पता चलता है इससे। तो ये हम लिख दिया कि E इक्वल टू Z phi N P अपॉन 60A। ये लैप वाइंडिंग के लिए होगा। यही अगर हम वेव वाइंडिंग के लिए करते हैं, वेव वाइंडिंग के लिए उत्पन्न ईएमएफ, तो फार्मूला यहां भी सेम रहेगा कि E बराबर Z phi N P अपॉन 60A, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें पता है, मैंने बताया था वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता है, A बराबर 2 होता है, ठीक है। वेव वाइंडिंग के लिए A बराबर 2 होता है। तो हमको जो नया फॉर्मूला मिलेगा, यहां देखिए ये मिलेगा E बराबर Z phi N P अपॉन 60 इंटू 2। तो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा Z phi N P अपॉन 120, 60 दूनी 120। तो अब आपके ऊपर है कि या तो आप एक फॉर्मूला याद रख के, ठीक है, कि यहां पे इंटू ए होता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला में, कि मेन एक फॉर्मूला याद रखें और ये याद रखें कि लैप वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू पी के बराबर होती है। तो यहां पे हमें पी बटे पी मिल जाएगा, जेड फाई एन पी बटे 60 पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या तो ये याद रखिए और फिर ये याद रखिए कि E बराबर जेड फाई एन पी बटे 120 होता है वेव वाइंडिंग के लिए। अलग अलग वाइंडिंग के लिए याद रखने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखें कि मेन फॉर्मूला होता है ये वाला, E बराबर जेड फाई एन पी अपॉन 60A। अब उसमें कंडीशन ये है लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर P और वेव वाइंडिंग के लिए A बराबर 2। तो ये हो जाती है हमारी बात यहाँ पे खत्म, ठीक है। चलिए देखिए, हमें फाइनल फॉर्मूला जो मिला E बराबर जेड फाई एन पी बटे 60A, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं E क्या है हमारा, चालक में उत्पन्न ईएमएफ प्रति मिनट मतलब
अच्छा, और उसे हमने सेकंड में लिया था तो बटे 60 कर दिया। जेड क्या है? आर्मेचर में चालकों की संख्या, ठीक है। 5 चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल या प्रति ध्रुव, ठीक है, पर पोल पे चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। एन आर्मेचर या चालकों के घूमने की गति, ये भी मिनट में थी तो हमने उसे बटे 60 करके सेकंड में किया। पी, पी क्या है? ध्रुवों या पोल्स की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स, ये कहलाते हैं ध्रुव। ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर बी, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, और वेव वाइंडिंग के लिए ए बराबर 2। तो ये हमारे फॉर्मूले का फाइनल था कि ये हमने उसके शब्दावली भी देख ली कि कौन क्या है। अब बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जैसे और भी लोग ज्यादा से ज्यादा इसे समझ सके, कोशिश की है मैंने पूरी तरह हिंदी में समझाने की ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई दिक्कत हो कमेंट करें, और साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।